नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विश्लेषण। और आज विश्लेषण में बात होगी गोला की चुनावी जंग की, जिसके प्रचार का युद्ध आज खत्म हो गया है और अब सबकी नजर 3 नवंबर की तारीख पर टिकी है, जब वोट डाले जाएंगे। वहीं बात करेंगे निकाय चुनाव की, जिसमें भाईजान की एंट्री ने अखिलेश यादव के लिए खतरे की घंटी बजा दी है, क्योंकि ओवैसी खुद न जीत पाए लेकिन दूसरों का खेल जरूर बिगाड़ सकते हैं। लेकिन निकाय चुनाव से पहले यूपी की राजनीति में समाजवादी पार्टी के एक दावे ने भूचाल ला दिया है, क्योंकि अखिलेश यादव ने चुनाव में बेईमानी के आरोप लगाए थे। इस पर चुनाव आयोग ने सबूत मांगे थे और अब अखिलेश यादव इन्हीं सबूतों को इकट्ठा करने में जुट गए हैं। लेकिन यूपी की सियासत का पारा जयंत चौधरी के उस चिट्ठी से चढ़ गया, जिसमें उन्होंने आजम खान की दुआई देते हुए भाजपा विधायक पर कार्रवाई की बात कही। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब होगा विश्लेषण। आज विश्लेषण की शुरुआत गोला की चुनावी जंग के साथ, क्योंकि वो सीट है जिसके लिए सपा और भाजपा ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। लेकिन अब गेंद जनता के पाले में है, क्योंकि गोला में किसका गेम ओवर होगा और कौन गोला की गद्दी पर राज करेगा, इसका फैसला 3 नवंबर को गोला विधानसभा की जनता करेगी। लेकिन इस चुनाव की धमक आने वाले कई चुनाव में सुनाई देगी। गोला में कौन करेगा खेला, किसका होगा गेम ओवर। थम गया प्रचार, अब वोटिंग का इंतजार। सहानुभूति के नाम पर वोट, प्रचार के आखिरी दिन, बयानों की चूक। लखीमपुर की गोला विधानसभा सीट पर साइकिल दौड़ेगी या कमल खिलेगा, ये सवाल इस वक्त पूरा प्रदेश पूछ रहा है, क्योंकि जिस एक सीट के लिए सपा और भाजपा ने अपने अपने महारथियों की फौज उतार दी थी, जिससे एक सीट के चुनाव को नाक की लड़ाई बना लिया गया, अब उस सीट पर प्रचार थम गया है और अब 3 नवंबर की तारीख का इंतजार है, जब वोट डाले जाएंगे। लखीमपुर की गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट पर 3 नवंबर को उपचुनाव के लिए वोटिंग होनी है और आज इस सीट पर चुनाव प्रचार थम गया। दरअसल 2022 में बीजेपी ने इस सीट पर जीत हासिल की थी। 2017 और 2022 में इस सीट पर बीजेपी के विधायक अरविंद गिरी बने थे, लेकिन उनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई और यहाँ बीजेपी ने उनके बेटे अरविंद गिरी को चुनाव मैदान में उतारा है, जबकि समाजवादी पार्टी ने यहाँ विनय तिवारी को अपना उम्मीदवार बनाया है। चाहे बीजेपी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, दोनों ने इस सीट को जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है। लेकिन प्रचार के आखिरी दिन सपा और भाजपा ने पूरी ताकत झोंकी। एक तरफ भाजपा के प्रत्याशी अमन गिरी थे, तो दूसरी तरफ सपा के उम्मीदवार विनय तिवारी। ये दोनों ही सहानुभूति के जरिए जनता का दिल जीतना चाहते हैं, क्योंकि अमन गिरी जहां अपने पिता अरविंद गिरी के नाम पर वोट मांग रहे हैं, जिनके निधन के बाद ये उपचुनाव हो रहा, वहीं दूसरी तरफ सपा प्रत्याशी विनय तिवारी भी गोला सीट के जरिए सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देने की बात कर रहे हैं। मतलब दोनों ही उम्मीदवार जनता के इमोशन को हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं कि पूरी लगे हुए हैं, सब लोग इसलिए आ रहे हैं कि पिताजी के साथ जो उनके संबंध थे उसका सम्मान वो लोग रख रहे हैं। उनको, पूरी पार्टी को भी दुख है पिताजी के जाने का। जिस तरीके से जनता को दुख है, उस तरीके से भारतीय जनता पार्टी भी हमारे साथ उस सुख दुख में साथ में खड़ी है। इसका मैं उनसे बहुत बहुत आभार। ये चुनाव हम लोगों का लक्ष्य है माननीय नेताजी को श्रद्धांजलि देना, तो ये हर एक कार्यकर्ता ने मन बना रखा है कि ये सीट हम लोग माननीय नेताजी को श्रद्धांजलि के रूप में भेंट करेंगे। ये तय है कि समाजवादी पार्टी का परचम लहराएगा। गोला की ये सीट सपा और भाजपा दोनों के लिए नाक की लड़ाई बन गई है। चुनाव जीतने के लिए दोनों ही तरफ से माइंड गेम खेला जा रहा। सपा जहां भाजपा पर चुनाव जीतने के लिए धन बल और प्रशासनिक ताकत के इस्तेमाल का आरोप लगा रही, तो भाजपा इसे सपा के आरोप को हार का बहाना बता रही। विपक्ष तो हमेशा बहाना करता है, षड्यंत्र करता है। आपने देखा होगा चुनाव लखीमपुर खीरी में चल रहे हैं, गोला गोकर्णनाथ में चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी ट्वीट पर अभी से अपनी हार के लिए बहाना ढूंढने लग गई है, अभी से ढूंढने लग गई है। अभी से कहना शुरू कर दिया उसने कि वहां पर अब पहले तो ईवीएम को दोषी ठहराते थे,
और अब कहने लग गए कि देखिए तो जबरदस्ती चुनाव जीता जा रहा है। पार्टी के नेतृत्व का जो काम है, हमारी सरकारों का जो काम है, उन कामों के प्रति जनता का विश्वास है और उस विश्वास के आधार पर मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि पिछली बार से ज्यादा मतों से भाजपा जीतेगी। लेकिन एक विधानसभा सीट के लिए जिस तरह से सपा और भाजपा ने ताकत लगाई, उससे सवाल बड़ा हो गया कि अगर उपचुनाव में ये हाल है तो निकाय चुनाव में क्या होगा। क्योंकि भाजपा की तरफ से गोला सीट के लिए न सिर्फ 40 स्टार प्रचारक मैदान में उतारे गए, बल्कि खुद सीएम योगी प्रचार करने पहुंचे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी 27 अक्टूबर से गोला में डेरा डाले हैं। दूसरी तरफ सपा ने भी गोला में गोलबंदी के लिए 50 के करीब विधायक और पूर्व विधायकों को मैदान में उतारा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की तरह सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल लगातार गोला में डटे हैं। मुझे विश्वास है कि जो हमारी सरकारों ने काम किए हैं, विकास के काम, और उत्तर प्रदेश की सरकार ने पिछले लगभग 5.5 वर्षों में जो विषय हम लोगों ने जनता के बीच में रख के हमने जनता के विकास के लिए काम किए हैं, तो मुझे निश्चित रूप से विश्वास है कि गोला की जनता का आशीर्वाद और इसने हमें मिलेगा। हमने इतने दिनों में ये देखा कि ये चुनाव सरकार बनाम जनता है, सरकार बनाम जनता है, जनता ये चुनाव लड़ रही है। जिस तरीके से हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि जनता यहाँ बहुत ही आक्रोशित है भाजपा के दोहरे चरित्र से। भाजपा ने सभी वर्गों को बहुत दुख दिया, बहुत परेशानी दिया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि गोला के इस चक्रव्यूह को कौन पार करेगा। क्योंकि 2012 में परिसीमन के बाद जब इस सीट पर चुनाव हुआ तो सपा ने इसे जीता और भाजपा तीसरे नंबर पर थी। लेकिन 2017 और 2022 में भाजपा ने ऐसी चाल चली कि न सिर्फ भाजपा का कमल खिला, बल्कि जीत का मार्जिन बढ़ता चला गया। 7 महीने पहले भाजपा ने गोला की सीट को 29,000 वोटों से जीत ली। ऐसे में सवाल बड़ा है कि अब सपा भाजपा के इस मार्जिन को खत्म कर रामपुर और आजमगढ़ का हिसाब पूरा कर पाएगी या अखिलेश यादव की कमी फिर खल जाएगी। क्योंकि अखिलेश यादव ने रामपुर और आजमगढ़ में भी प्रचार नहीं किया था। नतीजा, सपा अपने दोनों गढ़ हार गई। अगर इस सीट की बात करें तो तकरीबन 3,90,000 से ज्यादा वोटर उस दिन अपना वोट डालेंगे और इन वोटरों में भी सबसे ज्यादा अगर संख्या किसी की है तो वो ओबीसी वर्ग का जो वोट बैंक है उसकी संख्या सबसे ज्यादा है। दूसरे नंबर पर दलित वोट बैंक इस गोला गोकर्णनाथ सीट पर है। तीसरे नंबर पर अगर हम कहें तो ब्राह्मण वोटर जो है उसकी भूमिका है और चौथे नंबर पर जो मुस्लिम मतदाता है वो इस विधानसभा क्षेत्र में आता है। अब सबकी नजर 3 नवंबर की तारीख पर टिकी है, जब जनता अपने वोट से भाजपा के अमन गिरी और सपा के विनय तिवारी के भाग्य का फैसला करेगी। और फिर 6 नवंबर को पता चलेगा कि गोला की जनता ने किसे चुना और किसे नकारा। लखीमपुर की गोला सीट से एबीपी गंगा के लिए नवीन अवस्थी की रिपोर्ट। अब बात निकाय चुनाव की जंग की, जिसमें भाईजान की एंट्री ने सपा के लिए खतरे की घंटी बजा दी। ऐसा इसलिए क्योंकि ओवैसी की पार्टी भले ही खुद न जीत पाए, लेकिन वो मुस्लिम मोर्चे पर सपा का खेल जरूर खराब कर सकती है। आज समाजवादी पार्टी ने निकाय चुनाव को लेकर बड़ी बैठक की तो ओवैसी की पार्टी ने निकाय चुनाव को लेकर अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। मतलब मुस्लिम मोर्चे पर सपा को कड़ी टक्कर मिलने वाली है, क्योंकि भाजपा भी यूपी के पसमानदा मुस्लिमों पर नजर गड़ाए है। सपा का निकाय संदेश, मैदान में उतरे अखिलेश। उम्मीदवारों पर मंथन, 24 के सेमीफाइनल का चिंतन। निकाय की जंग में भाईजान की एंट्री, किसके लिए खतरे की घंटी। निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी भले ना हुआ हो, लेकिन राजनीतिक तौर पर अपनी अपनी तैयारी सभी दलों ने तेज कर दी है। क्योंकि अभी सिर्फ भाजपा तैयारी में जुटी थी, लेकिन अब समाजवादी पार्टी भी मैदान में उतर आई है। मंगलवार को अखिलेश यादव ने सपा दफ्तर में बड़ी बैठक की, जिसमें निकाय चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने पूरी रूपरेखा तैयार कर दी। मतलब किस उम्मीदवार को टिकट दिया जाएगा और किस पर भरोसा होगा, इसकी लिस्ट तैयार हो गई है। निकाय चुनाव में प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया क्या होगी? निकाय चुनाव में जो पार्टी के वरिष्ठ लोग हैं उन सबसे सलाह मशवरा करके ऐसे आदमी खड़ा करेंगे कि जो पार्टी के प्रति वफादार हो, जो संघर्षशील हो, जो चुनाव जीत सके और वो भारतीय जनता पार्टी को हरा सके।
तो हम लोगों का ये प्रयास होगा कि ऐसे अच्छे संघर्षशील नौजवान दमदार प्रत्याशी चुनाव में लड़े ताकि उस क्षेत्रों में विकास का अच्छे ढंग से काम हो, टिकाऊ हो, जनता में उसकी छवि अच्छी हो और वो मजबूती से चुनाव को लड़ सके। संघर्षशील प्रत्याशी, बिल्कुल, जो मजबूत होगा वही संघर्षशील होगा, टिकाऊ हो, समाजवादी पार्टी के विचारधारा का हो और जनता में उसकी छवि अच्छी हो, ये तमाम चीज़ों को देखा जाएगा। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद ये समाजवादी पार्टी की पहली बड़ी बैठक थी जिसमें अखिलेश यादव शामिल हुए। निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर समाजवादी पार्टी भी मैदान में आ गई है। आज पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने चुनाव प्रभारियों के साथ बैठक की। निकाय चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को अपने जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्षों का भी चयन करना है, इसको लेकर भी चर्चा हुई। चुनाव में कौन कौन से चेहरों पर समाजवादी पार्टी दांव लगाएगी, उनके क्या मानक होंगे, इसको लेकर भी रणनीति बनाई गई। लेकिन सवाल बड़ा है कि अखिलेश यादव अपने लिए जिताऊ उम्मीदवार खोज पाएंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी अभी सिर्फ बैठक कर रही है। उधर ओवैसी की पार्टी ने निकाय चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी जारी कर दी है, जिसमें नगर पालिका परिषद के लिए संभल से चौधरी मुशीर खान, बिराली से जिशान आलम, नगर पंचायत कुंदरकी से मेहंदी हसन और नगर पंचायत उमरी कला से शहजाद खान को उतारा गया है। मतलब एकदम साफ है, एआईएमआईएम ने निकाय चुनाव के लिए हुंकार भर दी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ओवैसी की निकाय चुनाव में दस्तक किसका खेल खराब करेगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव में भले ही ओवैसी की पार्टी को सफलता न मिली हो, लेकिन 7 सीटें ऐसी थी जहां भाजपा की जीत और सपा की हार के मार्जिन से ज्यादा वोट एआईएमआईएम के उम्मीदवार को मिले थे। मतलब ओवैसी अपना खेल बनाए या न बनाए, सपा का खेल जरूर बिगाड़ सकते हैं। दरअसल सवाल अब इसलिए उठ रहा है कि एआईएमआईएम के मैदान में आने से किसका खेल खराब होगा, क्योंकि एआईएमआईएम की पैठ मुस्लिम बाहुल इलाकों में ही मानी जाती है और ऐसे में ये माना जा रहा है कि एआईएमआईएम के चुनाव मैदान में उतरने से क्या समाजवादी पार्टी का खेल खराब होगा, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में भी ये देखने को मिला कि एआईएमआईएम के उम्मीदवारों ने कई जगह पर समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाई। उधर समाजवादी पार्टी के लिए भाजपा एक अनसुलझी पहेली बन गई है। जब जब सपा का भाजपा से मुकाबला हुआ, उसके हिस्से में हार ही आई और अब निकाय चुनाव की जंग के लिए भाजपा की तैयारी बताती है कि वो निकाय चुनाव के जरिए 24 के लक्ष्य को साध रही। उसकी ये तैयारी हाल ही में हुए ओबीसी प्रशिक्षण शिविर और अल्पसंख्यक सम्मेलन में खूब दिखी। बताया जा रहा कि भाजपा इस बार उन वार्डों में भी चुनाव लड़ने जा रही है जिन पर पहले कभी उसने उम्मीदवार नहीं उतारे, और अब भाजपा का कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई है कि वो अभी से निकाय चुनाव की जीत का दम भर रही है। भाजपा ने हाल ही में पसमानदा मुस्लिमों का एक सम्मेलन किया और उनको टिकट देने की भी बात कही। इसके बाद पिछड़ा वर्ग मोर्चा का एक सम्मेलन किया और पिछड़ा वर्ग मोर्चा को भी साधने की कोशिश की। हालांकि समाजवादी पार्टी अभी तक अपने जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्षों के नाम तक तय नहीं कर पाई है। ऐसे में इतनी तैयारियों के बीच समाजवादी पार्टी किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सकेगी, यह सवाल उठना लाजमी है। अब सवाल यह है कि दिसंबर में जब निकाय की जंग होगी तो क्या ये सपा और भाजपा के बीच होगी, या फिर बसपा, कांग्रेस या फिर ओवैसी जैसे प्लेयर अंदर ही अंदर खेल कर देंगे, क्योंकि जैसे जैसे वक्त बीत रहा निकाय चुनाव दिलचस्प होता जा रहा। लखनऊ से विवेक त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और बात वोटर लिस्ट में घोटाले की, क्योंकि विधानसभा चुनाव में मिली हार का ठीकरा अखिलेश ने चुनाव आयोग पर फोड़ा था। अखिलेश ने सीधे सीधे चुनाव आयोग पर बेईमानी का आरोप लगाया और वोट काटने के गंभीर आरोप लगाए। अखिलेश के आरोप ऐसे थे जो चुनाव आयोग को चुभे और चुनाव आयोग ने अखिलेश से सबूत मांग लिए। अब समाजवादी पार्टी सबूत इकट्ठा करने में लगी है, क्योंकि 10 नवंबर को सबूत देने हैं। लेकिन सवाल बड़ा है कि जो आरोप समाजवादी पार्टी ने लगाए हैं, अगर वो सही साबित हुए तब क्या होगा। वोटर लिस्ट से नाम काटा, चुनाव से पहले वोट घोटाला। कि 15 जनवरी 2021 को वोटर लिस्ट में जिनके नाम थे उनके नाम किस आधार पर काट दिए गए। चुनाव आयोग से अखिलेश की शिकायत, क्या निकाय चुनाव में मिलेगी राहत?
निकाय चुनाव में अब सिर्फ 1 महीने का वक्त बचा है। चुनाव आयोग कभी भी तारीखों का ऐलान कर सकता है, लेकिन उससे पहले समाजवादी पार्टी के एक आरोप ने सूबे की सियासत में भूचाल ला दिया है। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि विधानसभा चुनाव से पहले एक जाति विशेष के वोटों को लिस्ट से काटा गया, क्योंकि 15 जनवरी 2021 की वोटर लिस्ट में जो नाम थे उनमें से कई नाम 5 जनवरी 2022 की लिस्ट से गायब थे। अब समाजवादी पार्टी ने इसको लेकर चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपा है। 5 जनवरी 2022 को जो अंतिम लिस्ट प्रकाशित हुई उसमें बहुत लोगों के नाम काट दिए गए थे। हम प्रमाण ये देंगे कि 15 जनवरी 2021 को वोटर लिस्ट में जिनके नाम थे उनके नाम किस आधार पर काट दिए गए और वो नाम 5 जनवरी 2022 की सूची में क्यों नहीं थे, ये हम प्रमाण देंगे। 10 तारीख को हम चुनाव आयोग के पास जाएंगे। चुनाव में थे तो ऐसी शिकायतें बहुत आम थी, जो मतदाता ही कहते थे कि पिछले चुनाव हमने वोट डाला है, इस चुनाव में हमारा वोट मतदाता सूची में नहीं आया है। तो ऐसे लोग हमारे जो क्षेत्रीय कार्यकर्ता है उनकी जानकारी में ऐसे लोग हैं जो वोट नहीं डाल सके हैं। तो हम लोग उन्हीं को संकलित करके उनसे ये एफिडेविट भरवाएंगे ताकि चुनाव आयोग तक हमारी बात पहुँच जाए। हम लोगों ने चुनाव के दौरान कई बार शिकायतें करी पर संज्ञान नहीं लिया गया, तो अब उन्होंने अगर पूछा है तो हम लोग उनको कुछ उदाहरण प्रस्तुत कर देंगे। फिर हम उनसे ये अनुरोध करेंगे कि पूरी मतदाता सूचियां दोबारा ठीक से जांच वो करा लें। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो सवाल समाजवादी पार्टी उठा रही, क्या चुनाव आयोग उस पर संज्ञान लेगा? और क्या वाकई विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में हेरा फेरी हुई? क्योंकि समाजवादी पार्टी का आरोप है कि वोट काटने से उसका सबसे ज्यादा घाटा हुआ, क्योंकि जितने भी वोट कटे वो पिछड़े वर्ग के कटे, जिसमें यादव और मुस्लिम इलाके बहुल थे। बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कहने पर अधिकारियों ने समाजवादी पार्टी के वोटों को काटने का काम किया। बड़े पैमाने पर दलित लोगों का, पिछड़े वर्ग के लोगों का और मुस्लिम लोगों का वोट काटने का काम इस सरकार में हुआ था। मतलब एकदम साफ है, सपा ने वोटर लिस्ट को लेकर एक नई जंग छेड़ दी है, तो दूसरी तरफ भाजपा पलटवार कर इसे हार का बहाना बता रही। ऐसे में सवाल बड़ा है, क्या इसका असर निकाय चुनाव पर होगा, जिसमें अब सिर्फ 1 महीना बाकी है। लखनऊ से विवेक त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात जयंत चौधरी के उस खुलासे की जिससे सूबे में राजनीति में भूचाल आ गया है। क्योंकि आजम खान को 3 साल की सजा हुई थी तो 30 घंटे के भीतर उनकी विधायकी चली गई, लेकिन 20 दिन पहले 2 साल की एक सजा भाजपा के विधायक विक्रम सैनी को हुई, लेकिन उन पर कोई एक्शन नहीं हुआ। अब इसी को लेकर एक चिट्ठी जयंत चौधरी ने विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना को लिखी है, जिसमें पूछा है कि भाजपा विधायक पर कार्रवाई कब होगी। अब इस पर चौधरी बनाम चौधरी की जंग शुरू हो गई है। एक तरफ जयंत चौधरी हैं जो सवाल उठा रहे हैं, तो दूसरी तरफ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जो कह रहे हैं कि सजा 2 साल से ज्यादा होने पर होती है, लेकिन लीगल एक्सपर्ट की राय एकदम जुदा है, जो कह रहे हैं कि सजा 2 साल पर भी हो सकती है। जयंत ने दी आजम की दुहाई, भाजपा विधायक पर कब कार्रवाई? भाजपा एमएलए विक्रम सैनी का केस, यूपी में सियासत हुई तेज। सपा नेता आजम खान इस वक्त उत्तर प्रदेश की सियासत के केंद्र में है, क्योंकि एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें 3 साल की सजा सुनाई तो 30 घंटे के भीतर उनकी विधायकी चली गई। और अब आजम खान की दुहाई देते हुए रालोद के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने भाजपा के विधायक विक्रम सैनी को मिली 2 साल की सजा का जिक्र करते हुए सवाल किया कि आजम खान की विधायकी सजा के 2 दिन बाद चली गई, लेकिन विक्रम सैनी पर कार्रवाई कब होगी? दरअसल मुजफ्फरनगर के खतौली से भाजपा विधायक विक्रम सैनी को 2013 में मुजफ्फरनगर दंगे के लिए स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने 11 अक्टूबर 2022 को जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत 2 साल की सजा सुनाई थी। अब इसी सजा को लेकर जयंत चौधरी ने विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना को चिट्ठी लिखी है। जयंत चौधरी ने जो पत्र लिखा है विधानसभा अध्यक्ष को, उसमें साफ तौर पर कहा है कि जनप्रतिनिधि कानून के तहत अगर आजम खान को सजा हुई, उनकी सदस्यता चली गई, तो बीजेपी विधायक की सदस्यता अब तक क्यों नहीं गई, क्यों उनकी सीट को रिक्त नहीं घोषित किया गया है। और यही मांग विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना से जयंत चौधरी ने की है।
लेकिन जो कानून के जानकार हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि 2 साल से अगर अधिक की सजा होती है तब सदस्यता रद्द होती है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या जयंत की इस चिट्ठी पर संज्ञान लेते हुए सतीश महाना भाजपा विधायक विक्रम सैनी पर एक्शन लेंगे, क्योंकि अब इसको लेकर राजनीति शुरू हो गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी विक्रम सैनी का ये कहते हुए बचाव कर रहे कि 2 साल की सजा पर ये नियम लागू नहीं होता। अगर 2 साल से ज्यादा की सजा होती तो आजम खान वाला नियम विक्रम सैनी पर लागू होता। जो व्यवस्था है, जैसी जानकारी मुझे है, उसमें 2 साल से अधिक जिन लोगों को सजा होती है उनकी सजा जाने का प्रावधान है। और जयंत चौधरी तो बड़े नेता हैं, बड़े पढ़े लिखे भी हैं, उनको किसी ने सही जानकारी नहीं दी क्या? अब मुझे ऐसा ही लगता है, ऐसे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई सदस्यता वाले मामले में 2 साल से ज्यादा वाला नियम लागू होता है, क्योंकि कानून के जानकारों की माने 2 साल की सजा होने पर भी सदस्यता चली जाती है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में सेक्शन 8 डील करता है डिस्क्वालिफिकेशन इन केस ऑफ कन्विक्शन एंड सेंटेंस। बाकी हर उन ऑफेंसेस की जो कि सेक्शन 1 और 2 में मेंशन नहीं है, सब सेक्शन 1 और 2 में, यानी और बाकी किसी भी ऑफेंस में यदि सजा होती है which shall, if it is not less than 2 years, then the person stands disqualified. यानी कानून की मंशा ये है कि यदि 2 वर्ष या उससे ज़्यादा की सजा है तो डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट होगा। और अब सवाल बड़ा है, क्या ये बात जयंत की चिट्ठी के साथ खत्म हो जाएगी या फिर जयंत की इस चिट्ठी पर समाजवादी पार्टी भी कदम ताल करेगी? क्योंकि जो बात लीगल एक्सपर्ट ने कही अगर वो सही है तो भाजपा विधायक विक्रम सैनी की भी मुश्किल बढ़ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। चलिए बात करते हैं भव्य राम मंदिर की झांकी की, क्योंकि अब हम आपको दिखाएं भगवान राम के उस मंदिर की तस्वीर जिसका राम भक्त कई वर्षों से इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि जब से पीएम मोदी ने राम मंदिर का शिलान्यास किया है, पूरा देश एक ही सवाल पूछ रहा है कि राम मंदिर कब बनकर पूरा होगा। और आज आपका इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि राम मंदिर का काम 45% पूरा हो चुका है। अयोध्या के भव्य राम मंदिर की झांकी, अब सिर्फ 55% काम बाकी। मंदिर का जो निर्माण कार्य है वह गर्भगृह का निर्माण कार्य शुरू हो गया है और 2023 में भगवान राम लला अपने गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे। खत्म होने वाला है भक्तों का इंतजार, पहली बार दिखेगा कैसे हो रहा राम मंदिर तैयार। जब से पीएम मोदी ने राम मंदिर का शिलान्यास किया तब से एक ही सवाल सबके जहन में है कि राम मंदिर तैयार कब होगा। लेकिन जो जवाब अब तक नहीं मिला वो अब मिलने वाला है। राम मंदिर अब जल्द पूरा होने वाला है, क्योंकि मंदिर की बुनियादी और जमीन के ऊपर का पूरा फाउंडेशन तैयार हो चुका है। अगर गणित की भाषा में कहे तो राम मंदिर का काम 45% पूरा हो चुका है, यानी सिर्फ 55% काम बाकी है। मंदिर का जो निर्माण कार्य है वह गर्भगृह का निर्माण कार्य शुरू हो गया है और 2023 में भगवान राम लला अपने गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे और 2024 के जनवरी माह में पूजन दर्शन करके उनको दिव्य भव्य मंदिर में विराजमान कर दिया जाएगा। यानी कि ये कहें जो मंदिर का निर्माण कार्य है 2023 के दिसंबर में पूरा हो जाएगा और हर राम भक्त की जो इच्छा है वह 2024 के जनवरी माह में पूरी होगी। 23 अक्टूबर को जब दीपोत्सव के मौके पर पीएम मोदी अयोध्या पहुंचे थे, तब सबसे पहले मंदिर निर्माण का जायजा लिया था। दरअसल जितने भी श्रद्धालु अयोध्या पहुंचते हैं वो राम लला के दर्शन करने के साथ साथ उस जगह भी जाते हैं जहां मंदिर निर्माण के लिए पत्थर नक्काशी का काम हो रहा। जानकारी के मुताबिक 2024 जनवरी के तीसरे हफ्ते में श्रद्धालुओं को अपने आराध्य श्री राम के दर्शन उनके भव्य और दिव्य मंदिर में हो सकेंगे। हालांकि इसके बाद भी निर्माण का कार्य चलता रहेगा, या यूं कहें कि मंदिर निर्माण का काम पूरी तरह से 2025 में खत्म हो जाएगा। वहीं आने वाले श्रद्धालुओं के लिए 4 मार्ग बनाए जा रहे, जिसमें पहला राम पथ, दूसरा भक्ति पथ, तीसरा धर्म पथ, चौथा जन्मभूमि पथ, यानी कि इन 4 पथ से होकर ही राम मंदिर का रास्ता तय होगा। राम मंदिर को जाने वाले 4 द्वार होंगे, जैसे राम पथ, भक्ति पथ और आस्था पथ और जो है राम जन्मभूमि पथ। ऐसे 4 पथ बनाए जाएंगे जो अयोध्या को जाएंगे, रामलला का दर्शन जो पथ से कर सकेंगे। राम जन्मभूमि तक पहुंचने के लिए आपको पहले सिंह द्वार मिलेगा और उसके बाद जो है रंग मंडप होगा, फिर नित्य मंडप होगा और उसके बाद गुड़ी मंडप हो करके ही आपको भगवान रामलला का दर्शन पूजन हो सकेगा।
लेकिन जहां एक तरफ राम मंदिर का निर्माण कार्य तेज गति से चल रहा, तो साथ ही अंतर्राष्ट्रीय श्री राम एयरपोर्ट का निर्माण भी लगातार जारी है, जिसके पहले फेज का काम 2023 मार्च तक पूरा हो जाएगा। यानी अयोध्या में विमान आने जाने का काम भी शुरू हो जाएगा। वहीं अयोध्या आने वाले श्रद्धालु एयरपोर्ट से ही राम मंदिर के दर्शन कर सकेंगे, क्योंकि जो राम मंदिर के शिखर पर पताका लगाया गया है वो 161 फीट ऊंचा है, जो अयोध्या के किसी भी छोर से दिखाई देगा। मंदिर निर्माण कार्य से पहले जो है श्री राम एयरपोर्ट तैयार हो जाएगा, यानी कि 2023 के मार्च में एयरपोर्ट का जो निर्माण कार्य है वो पूरा हो जाएगा और रनवे का काम जो है वो तीव्र गति के साथ हो रहा है। और जो पहली फ्लाइट है वो मार्च में शुरू कर दी जाएगी। राम भक्त जो हैं वो एयरपोर्ट पे आ करके और भगवान राम लला का दिव्य भव्य मंदिर का जो दर्शन है एयरपोर्ट से ही कर सकते। राम मंदिर निर्माण कार्य के साथ साथ अयोध्या की तस्वीर भी बदल रही। अयोध्या को दिव्य और भव्य बनाया जा रहा। अयोध्या में विकास की तमाम योजनाएं चल रही, जैसे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का काम, अयोध्या बस स्टैंड का काम, सड़क चौड़ीकरण के साथ साथ अयोध्या के प्रवेश द्वार पर लता मंगेशकर चौराहा बनाया गया है। इस चौराहे पर जब राम भक्त पहुंचते हैं तो सबसे पहले लता मंगेशकर के द्वारा गाए गए राम भजन सुनते हैं। इस चौराहे का उद्घाटन करने खुद सीएम योगी आए थे। अयोध्या को समुचित विकास के घेरे में घेर लिया गया है और अयोध्या में विकास की जो गंगा है वो लगातार बहती दिखाई दे रही है। यही वजह है कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या आते हैं तो अयोध्या में कोई न कोई सौगात देकर के ही जाते हैं। जैसे अयोध्या में लता मंगेशकर चौराहे का उद्घाटन किया, तो वहीं अब और ऐसे कई चौराहे हैं जिनका नाम भी बदलना जाना तय है। मतलब अब वो दिन दूर नहीं जब अयोध्या पूरी तरह राम राज्य की तरह दिखाई देगी, जहां भगवान राम का मंदिर होगा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा और दुनिया के अलग अलग देशों से आने वाले श्रद्धालु होंगे। अयोध्या से ऋषि गुप्ता, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।